हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डी चैनल में। तो आज हम विजन आईएएस की फोर्थ टेस्ट सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे और हर प्रश्न को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोर ना हो सकें। और दोस्तों, कृपया वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी ट्रिक आपको पता चल सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को ब्रिटिश तुल्य जलवायु में मार्केट गार्डनिंग यानी कि बाजार के लिए सब्जी खेती के विकास के लिए अनुकूल माना जा सकता है? पहला है अत्यधिक औद्योगिकीकृत और उच्च घनत्व, दूसरा है परिवहन का उत्तम नेटवर्क। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो बाजार के लिए सब्जी खेती, तो इसके लिए जो पहला दिया है कि उच्च घनत्व होना चाहिए और औद्योगिकीकृत होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कि परिवहन की सुविधा होती, परिवहन का उत्तम नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बाजार होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, परिवहन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है निम्नलिखित आधुनिक भारतीय भाषा परिवारों में से किसके बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है? ए ऑस्ट्रिक, बी द्रविड़, सी चीनी तिब्बती और डी भरोपिये। तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सा आंसर सही है। तो इनमें से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो इसका अपन देखिए कि भारतीय भाषा यानी भारतीय भाषा में इसका कौन सा है, भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये जो भाषा है वो 73% भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, दूसरा दिया है भारत विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, और तीसरा है गन्ने की फसल की पैदावार दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत में अधिक है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इनमें देखना है कि कौन सा आंसर इसका सही। तो अपन देखिए कि जो चीनी उद्योग है, क्या ये मौसमी उद्योग है? तो ये जो है मौसमी उद्योग है, क्योंकि जो गन्ने होते हैं वो एक मौसम में आते हैं, ना कि हर मौसम में आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, तो ये गलत है, क्योंकि जो गन्ना उत्पादक देश में अपन देखें तो सबसे जो अधिक है वो है, इसमें कौन है, ब्राज़ील है, ना कि भारत है। दूसरे नंबर पे है भारत और पहले नंबर पे है ब्राज़ील। और जो तीसरा कह रहा है कि गन्ने की फसल की पैदावार दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में अधिक होती है, ये भी बिल्कुल गलत है इसका। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल एक हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास उद्योग के संदर्भ में सही है? पहला दिया है, ए नंबर दिया है कपास जो है भारत राशि कच्चा माल नहीं है। बी नंबर दिया है कि कपास जो है उद्योग अधिकांशतः बाजार आधारित उद्योग है। सी दिया है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश अग्रणी कपास उत्पादक देश है। और डी जबकि दिया है ए, बी और सी सभी कथन सही है। तो अपन देखिए कि जो कपास के बारे में है, तो भार राशि कच्चा माल नहीं है, तो ये बिल्कुल इसका सही है। और जो दूसरा भी दिया है इसमें कि बाजार आधारित उद्योग है, ये भी बिल्कुल सही। और महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कपास। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी मतलब कि ए, बी और सी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुर्खियों में रहा प्राणवायु संबंधित है? ए स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण से, बी दिया है दोहरी परत सुरक्षा वाले N95 प्रकार के मास्क से, सी दिया है कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर से, और डी दिया है एयर कंडीशनर से उत्सर्जित ग्रीष्मकालीन HCFC स्तर का मापन करने वाले उपकरण से। तो इनमें बताना है कि जो प्राणवायु का मतलब है कि जो वेंटिलेटर पर रखे जाते हैं वो जो है, तो इनमें अपन देखें कि क्या ये स्वदेशी विकसित प्रदूषण निगरानी करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। N95 मास्क भी नहीं है, और जो एयर कंडीशनर है ये भी गलत है। तो यानी कि इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी है, कि ये जो प्राणवायु है ये कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर है, क्योंकि ये हाल में कोविड-19 के कारण ये काफ़ी चर्चित में आया था प्राणवायु, क्योंकि ये कम लागत वाले हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर हैं। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों को गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है? तो ए दिया है पंचक गतिविधियां, बी दिया है चतुर्थक गतिविधियां, सी दिया है द्वितीयक गतिविधियां और डी दिया है प्राथमिक गतिविधियां। तो इनमें से बताना है कि गोल्ड कॉलर वाले व्यवसाय किसे कहा जाता है। तो अपन देखिए कि जो गोल्ड कॉलर वाले व्यवसाय है इसको
जो वो कहा जाता है पंचक। तो अब अपन देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यानी कि जो तीनों है वो गलत हैं, तो यानी इसका पंचक बिल्कुल सही है, गोल्ड कॉलर। तो गोल्ड के देखो पंचक मतलब कि 5 की बात हो रही, तो गोल्ड कैसा है, 50,000 का तोला है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे गोल्ड कॉलर की बात आएगी तो वैसे आप पंचक यानी कि 5 5 क्या 50,000 तोला सोना है, तो यानी पंचक शब्द में आ जाएगा गोल्ड वाली गतिविधियाँ। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि गोल्ड कॉलर क्या पंचक गतिविधियाँ हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विगत सदी में विश्व जनसंख्या के दुगने होने के समय में वृद्धि हुई है। और बी दिया है, 20वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या अपने वर्तमान स्तर से आधे से भी कम थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहला दिया है ए केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन देखिए कि इनमें से जो पहला आंसर दिया है यानी जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि वह समय जो किसी जनसंख्या के आकार को दुगना कर दे, वो कहलाता है कि जनसंख्या वृद्धि। यानी कि विगत सदी में विश्व जनसंख्या की दुगना के समय में वृद्धि हुई है विगत वर्षों में, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विगत वर्ष यानी कि अभी तक हमेशा दुगनी ही हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो इसमें 1911 और 1991 में जो है ये जनसंख्या थोड़ी बहुत कम हुई थी, तो यानी कि पहला वाला तो गलत हो जाएगा। और जो दूसरा कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या अपने वर्तमान स्तर से आधे से भी कम थे, तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि जो वर्तमान में थी तो वो कम से कम मान के चलिए 1 अरब थी, और अभी क्या है, अभी 7 अरब के समथिंग, पहले 1 अरब थी और अब 7 अरब के समथिंग विश्व की जनसंख्या है, तो यानी कि ये आधे से कम थी यानी पहले 20वीं सदी में। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाल में सुर्खियों में रहा इवेंट व्हाट शब्द है? पहला, एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराने वाला एक मेलवेयर है। बी दिया है, पीड़कनाशी का छिड़काव करके टिड्डियों के झुंड को मारने में सक्षम ड्रोन। सी दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों के आंकड़े एकत्र करने में सरकार की सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर। और डी अपनी रोबोटिक्स तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। तो अपन देखिए कि इसमें जो इवेंट व्हाट यानी कि इवेंट मतलब कि क्या है, किसी को इवेंट या मतलब कि किसी को आमंत्रित करना है, इवेंट करना मतलब कि किसी को आमंत्रण देना, तो इसका मतलब क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कि जो ये एक क्या है, वित्तीय जानकारी चुराने वाला एक मेलवेयर, मतलब कि जिसको अपन बोलते हैं वायरस बोलते हैं, मेलवेयर का मतलब होता है वायरस, तो यानी ये क्या है, एक वायरस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा कि ये एक वित्तीय जानकारी चुराने वाला मेलवेयर है। एंड्रॉइड फोन और जो कंप्यूटर होते हैं उनसे जो वित्तीय जानकारी वो चुराने वाला सॉफ्टवेयर है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में अवसादी बेसिनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में अवसादी बेसिन केवल अपतटीय क्षेत्रों के समानांतर स्थित है। दूसरा दिया है, अवसादी बेसिन तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2 और सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अवसादी चट्टान, तो इसमें आया केवल अपतटीय क्षेत्रों के समानांतर है, तो ये वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। और जो अवसादी है बेसिन तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्रोत तो है, लेकिन इसमें बताना नहीं है, तो इसका यानी पहला वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भारत में सतही जल का अधिकतम प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है। दूसरा दिया है, भारत में भूजल का अधिकतम प्रतिशत कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है। और उपरोक्त कथनों में से अपन को सही बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन देखें कि इनमें से जो यानी जल का उपयोग किया जाता है वो कि सतही जल का अधिकतम उपयोग जो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जो सतही जल है और भौम जल, इन दोनों का उपयोग कृषि क्षेत्र के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। और जो भूजल का भी अधिकतम है वो भी कृषि द्वारा किया जाता है, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है इसका। तो पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में ग्रामीण बस्तियों की प्रकृति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं? पहला दिया है भूभाग की प्रकृति, दूसरा दिया है जाति और लोगों की निर्जातीयता, और तीसरा दिया है जल की उपलब्धता। तो इनमें से बताना है सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इसमें तो देखिए जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनके बारे में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है भूभाग की प्रकृति बिल्कुल सही है, और जो दूसरा दिया है कि जाति और लोगों की निर्जाति, यानी कि जो
गांव में होता है वो जाति बहुत ज़्यादा वहाँ मायने रखती है कि आप पंडित हो, आप बामन हो, यानी आप पंडित हो, आप चमार हो, ये सब बहुत ज़्यादा उसमें मायने रखता है। और जल की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे धात्विक खनिज है? पहला तांबा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बॉक्साइट और चौथा चूना पत्थर। तो इनमें से बताना है कौन सा इसका सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 4। तो अपन देखें कि धात्विक खनिज यानी कि जिससे धातु प्राप्त होती है, तो तांबा तो धातु है ही, तो यानी पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्रेफाइट गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट कोई धात्विक खनिज नहीं है, जबकि ये अधात्विक खनिज है। और जो बॉक्साइट है ये धात्विक खनिज है, और जो चूना पत्थर है ये भी अधात्विक खनिज है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, और दूसरा दिया है कि किसी भी उद्योग को लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में निवेश करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो इन्हें बताना है कौन सा सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। तो पहला जो दिया है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित होते हैं, तो ये बिल्कुल इसका सही है, क्योंकि ये जो परमाणु है तो परमाणु स्वाभाविक बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए तो होंगे ही होंगे। और जो दूसरा दिया है कि किसी भी उद्योग के लिए लाइसेंस मुक्त क्षेत्र, जब वो लाइसेंस मुक्त है तो वो किसी भी प्रकार की स्वीकृति तो बिना स्वीकृति के भी कर सकता है, यानी सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। हालांकि उसको एक अपन को क्या देना पड़ता है, एक उसको निर्धारित जो प्रारूप होता है वो जो सरकार को सौंपना पड़ता है कि हम इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं, बस एक प्रारूप में एक ज्ञापन बस प्रस्तुत करना पड़ता है बस। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, धान की सीधी बुवाई तकनीक यानी कि डीएसआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है यह है नर्सरी से अंकुरित पौधे की रोपाई के बजाय खेत में प्रत्यक्ष रूप से बीज की बुवाई के माध्यम से धान की फसल उगाने की प्रक्रिया है। और जो दूसरा है कि यह तकनीक ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के उत्सर्जन को कम करती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। पहला दिया है ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन देखिए कि जो धान की सीधी बुआई का मतलब ये है कि खेत में सीधे प्रत्यक्ष रूप से बीज की बुआई करना, तो यही कहलाता है धान की सीधी बुआई यानी कि डीएसआर। तो यानी पहला बिल्कुल सही है इसका। और जो दूसरा है कि तकनीक जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसे अन्वेषण के लिए सेल गैस बेसिन के रूप में चिन्हित किया गया है। पहला दिया है खंबात, दूसरा दिया है केजी बेसिन और तीसरा दिया है असम अराकान और चौथा दिया है सिंधु नदी का बेसिन। तो इनमें से बताना सही उत्तर कौन सा है। ए दिया है केवल 1 और 4, बी दिया है केवल 1, 2 और 3 और सी दिया है केवल 1, 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से बताना है कि जो सेल बेसिन है इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए जो खंबात की खाड़ी है ये बिल्कुल सही है, और जो केजी बेसिन है ये बिल्कुल सही है, असम अराकान भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सेल है यानी कि जिससे पेट्रोल गैस ये सब निकाला जाता है वो कहलाते सेल गैस बेसिन कहलाते हैं ना। तो इसका और जो सिंधु नदी का बेसिन है तो ये गलत है, सिंधु नदी की जगह यदि सिंधु गंगा नदी दिया था तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो यानी चौथा बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन जाते क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में सुर्खियों में रहा जियो फेंसिंग संबंधित है। ए मूल्यवान धातुओं की खदान में निजी क्षेत्र के निष्कर्षण पर प्रतिबंध आरोपित करने से। बी नंबर है नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए भूमिगत सुविधाओं के घेराव से। और सी जो है अब स्थिति आधारित सेवा में जिसमें ऐप या सॉफ्टवेयर पूर्व योजनाबद्ध कार्रवाई को आरंभ करने के लिए जीपीएस, RFID और वाईफाई ये सेल्युलर डेटा का उपयोग करता है। और डी नंबर बता रहा है कि संरक्षित क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आवागमन को ट्रैक करने के लिए सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र है। तो इनमें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए कि जो जियो फेंसिंग है वो क्या है, एक अवस्थित आधारित सेवा में जिसमें ऐप या सॉफ्टवेयर पूर्व योजनाबद्ध कार्रवाई को आरंभ करने के लिए जीपीएस, RFID, वाईफाई, सेल्युलर फोन डेटा का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अपन देखिए कि जो जियो फेंसिंग है ये क्यों इस सुर्खियों में आया, ये इसलिए है क्योंकि जो कोविड-19 के जो केस बढ़ रहे थे उसको
कंट्रोल में करने के लिए, ताकि जो कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है उसकी निगरानी रखी जा सके। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसके चारों तरफ क्या बना दिया जाएगा, एक सरकमफेरेंस बना दिया जाएगा, ताकि यदि कोई व्यक्ति इस गोले के यदि बाहर जाएगा तो पता चल जाए, और यदि कोई व्यक्ति इस गोले के अंदर आएगा तो पता चल जाएगा। इसलिए ये जो है जियो फेंसिंग शब्द लाया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले में दिया परमाणु संयंत्र, दूसरे में दिया है राज्य दिया। तो पहला जो दिया है तारापुर जो संयंत्र है वो महाराष्ट्र का है, दूसरा दिया है रावत भाटा संयंत्र वो राजस्थान का है, तीसरा दिया है कलपक्कम कर्नाटक का है, और चौथा दिया है क्या तमिलनाडु का है। तो इनमें से देखना कि कौन सा सही सुमेलित है। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 1 और 4, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है केवल 2 और 3। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखेंगे जो तारापुर है वो महाराष्ट्र का है, रावत भाटा कहाँ का है, राजस्थान का, ये यानी दोनों सही इसके, और जो कलपक्कम है ये कहाँ का, तमिलनाडु का है, ना कि कर्नाटक का है, और केगा कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो अब देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे। इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो अब अपन देखिए इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से। तो अब देखिए कि जो तारापुर है, तारा क्या है, एक महान चीज है, यानी बहुत महान चीज, इसीलिए तो वो ऊपर है ना, तो यानी महान से महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी महान तारा क्या है, महान चीज है, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। और रावत भाटा क्या है, राजस्थान, तो राजस्थान यानी कि राजा के स्थान में क्या होती है, सबकी दावत होती है कि भाई आइए हमारे यहाँ आज दावत है। तो राजा क्या कहती है, राजा के यहाँ सभी की दावत होती है। दावत को अपन याद करेंगे, रावत को अपन याद करेंगे दावत से, तो यानी राजा के यहाँ क्या होती है, सबकी दावत होती है, यानी रावत भाटा हो जाएगा। और कलपक्कम क्या है, तमिलनाडु का। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखिए कलपक्कम ऐसा लग रहा है ना जिससे वो वादा कर रहा है कि कल पक्का मिलेंगे अपन, यानी कल पक्कम यानी कल पक्का मिलेंगे अपन, यानी मिल यानी तमिल, ठीक। तो यानी बिल्कुल नॉर्मल है। और केगा से कहाँ से, केगा कहाँ से, कर्नाटक, तो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल भी आपको इसमें एक भी दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं करना है आपको, सीधे आपको क्वेश्चन देखो, आप आंसर लगाओ सीधे, यानी कि इसके सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो गया इसका, यानी केवल 1 और 2। दोस्तों यदि आपको ट्रिक अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि मैं हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की इस अवस्था की विशेषता यानी उच्च जन्म दर लेकिन ह्रासमान मृत्यु दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। वर्तमान में केन्या और श्रीलंका जैसे देश इसी चरण में हैं। उपरोक्त परिच्छेद में जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का वर्णन किया जा रहा है। पहला ए नंबर दिया प्रथम चरण, बी नंबर दिया है द्वितीय चरण, और सी नंबर दिया है तृतीय चरण, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि इसमें क्या दिया है, पहले दिया है उच्च जन्म दर और ह्रासमान मृत्यु दर, मतलब कि जन्म दर उच्च होना और जो मृत्यु है वो नीचे होना। तो ये कौन सा चरण है, ये दोस्तों दूसरा चरण कहलाता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए अपन इनको कैसे याद करेंगे। इसमें होता क्या है कि 3 जो होते हैं, 3 स्टेज में पता चलता है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। एक तो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में दोनों उच्च होते हैं, मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर, जो जन्म दर होता है वो भी उच्च होता है और मृत्यु दर होता है वो भी उच्च होता है। और अपन अब दूसरे में बात करें तो दूसरे में जो जन्म दर होगा वो तो उच्च होगा, लेकिन जो मृत्यु दर होगा वो नीचे होगा, तो यानी ये दूसरे की बात हो गई। और तीसरा चरण क्या होता है, तीसरे में दोनों होते हैं, यानी दोनों जो होते हैं इसमें नीचे होते हैं, यानी जन्म दर भी होगा कम और मृत्यु दर भी कम होंगी, यानी कि तीसरा चरण हो जाएगा। तो यानी कि तीनों आपको चरण समझ में आ गए होंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले में दिया बस्ती और दूसरे में दिया क्षेत्र। पहला परिक्षिप्त जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा दिया है गुच्छित जो है बुंदेलखंड है, पल्लीकृत जो है गंगा का निचला मैदान है। तो इनमें से बताना कौन सा सही सुमेलित है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब हम देखें कि इनमें से परिक्षिप्त जो है, परिक्षिप्त हिमाचल प्रदेश का है, ये बिल्कुल सही है। और जो गुच्छित है ये बुंदेलखंड का है, और जो परिकृत है ये गंगा का निचला मैदान है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अपन देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे। देखिए परिक्षिप्त ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। देखिए कैसे, जो परी, इसमें क्या शब्द है परी, तो परी कैसे है, बहुत सफ़ेद होती है। परी कैसी होती है, बहुत सफ़ेद होती है। क्यों, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में यानी ठंडे प्रदेशों में रहती है, इसलिए तो वो सफ़ेद होती हैं। यानी परी जो शब्द आएगा तो वो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि परी कैसी होती है, सफ़ेद होती है, वो कहाँ मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों में मिलेंगी। और जो गुच्छित है, गुच्छित कहाँ का, बुंदेलखंड का। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, गुच्छित है यानी कि बहुत सारे गुच्छे की बात आ रही है, तो गुच्छे सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, बुंदेलखंड में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा गुच्छे आपको बुंदेलखंड में ही मिलेंगे। और अब तीसरा जो पल्लीकृत, पल्लीकृत कहाँ का, गंगा का निचला मैदान। तो देखिए जो पल्ली होती है ना वो हमेशा नीचे बिछाई जाती है, यानी कि निचला मैदान आ गया। तो यानी पल्लीकृत यानी पल्ली जो यानी जो गद्दा जिसको बोलते हैं पल्ली, वो कहाँ बिछाई जाती है, नीचे बिछाई जाती है, यानी निचला
मैदान। तो यानी कि आपको तीनों याद हो जाएंगे। परी से आ जाएगी आपको हिमाचल प्रदेश की याद आ जाएगी, और जो गुच्छा होगा वो सबसे ज़्यादा आपको बुंदेलखंड में मिलेगा, और जो पल्ली होगी वो नीचे बिछाई जाएगी, यानी नीचे वाले मैदान में बिछाई जाएगी, यानी गंगा का निचला मैदान हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व स्वास्थ्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं। दूसरा है, इसे वार्षिक रूप से जिनेवा में आयोजित किया जाता है। और तीसरा है, यह WHO की नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है केवल 3। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो WHO जो है कि सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं, ये बिल्कुल इसका सही है। और जो दूसरा है कि इसे वार्षिक रूप से जिनेवा में आयोजित किया जाता है, ये भी बिल्कुल इसका सही। और जो तीसरा है कि यह WHO की नीतियों और निर्णय का कार्यान्वयन करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो इसमें प्रतिनिधिमंडल जो भाग लेते हैं वही इस यानी और जो इसमें कार्यकारी बोर्ड होते हैं उसके द्वारा जो नीतियाँ होती हैं और निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं, ना कि WHO के द्वारा लिए जाते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रक फार्मिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए नंबर दिया है, इस प्रकार की कृषि में कृषक को सब्जी उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। बी नंबर है, इस प्रकार की कृषि में पशुओं को व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। सी नंबर है, इस प्रकार की कृषि में फसलों की कटाई के लिए भारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। और डी नंबर है, यह दुग्ध उत्पादन का वह भाग है जिसमें दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रक का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अपन देखिए कि जो ट्रक फार्मिंग है, इस प्रकार की कृषि में कृषक को सब्जी उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा कि इसमें जो सब्जी उत्पादन होती है इसमें विशेषज्ञता प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग के रूप में जाना जाता है, जो केवल सब्जी की खेती के लिए भी विशेषज्ञता प्राप्त हो जिनके पास, उसी को जाना जाता है ट्रक फार्मिंग के बारे में। क्योंकि बाजार में ट्रक फार्मों की दूरी ट्रक द्वारा रात भर में तय की जाने वाली दूरी से निर्धारित होती है, इसी को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, इसलिए इसको। तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, लोहे और इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोहे और इस्पात उद्योग में उपयोग किए जाने वाला संपूर्ण कच्चा माल गैर स्थूल यानी कि भार में ह्रास वाला प्रकृति का होता है। और जो दूसरा है, भारत में सभी इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों के निकट अवस्थित हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है या है। पहला ए नंबर दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अब उनको देखना कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो लोहा इस्पात के बारे में, तो लोहा वैसे भारी होता है और इसमें बोल रहा है गैर स्थूल, तो इसमें गैर स्थूल ना होकर स्थूल होता है, यानी कि भार उसमें होता है, तभी तो वो लोह इस्पात उद्योग है ना। तो यानी पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा बोल रहा है कि लोह इस्पात सभी यानी भारत में सभी इस्पात जो है संयंत्र कच्चे माल स्रोतों के निकट स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 19वीं शताब्दी के समथिंग यानी जो 20वीं शताब्दी थी उस समय क्या हुआ था कि जो सभी इस्पात है वो इसके पास में ना होकर दूर भी रखे गए थे, यानी 20वीं शताब्दी में। तो यानी इसके दोनों आंसर इसके गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत में श्रम बल की भागीदारी में लिंग अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भारत में शहरी क्षेत्रों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है। और दूसरा जो दिया है, भारत में पुरुषों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जो महिलाओं की संख्या अधिक है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से देखिए कि अपन आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो ए नंबर दिया, भारत में जो शहरी क्षेत्रों में श्रम बल जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है, ये बिल्कुल सही है। जो शहरी में है, शहर में तो महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है शहरों की पुरुषों के पीछे। और यदि अपन ग्रामीण में यदि बात करते हैं तो ग्रामीण में पुरुषों की सबसे ज़्यादा संख्या है महिलाओं की तुलना में। तो यानी कि इसका बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कह रहा है कि भारत में पुरुषों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि जो कृषि क्षेत्र हो गया और वन उत्पाद हो गया, ये सब जो कहलाते हैं उसमें पुरुषों की ज़्यादा भागीदारी होती है, यानी कि ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा जो है, इसकी गुणवत्ता स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतों के ज्यामिति माध्य के रूप में की जाती है। तो इसमें से बताना कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें बताना आपको कौन सा सही आंसर है। अब मानव विकास सूचकांक, तो इसमें देखिए विश्व बैंक तो किसी कीमत में नहीं आएगा, इसमें मानव विकास सूचकांक ही निर्धारित करता है कि कौन सा स्वास्थ्य
यानी कौन सा देश वह स्वास्थ्य शिक्षा में आगे है और मानव विकास सूचकांक में आगे है पीछे है। तो यानी विश्व बैंक तो गलत हो गया। और जो दूसरा इसमें इसकी गणना स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतों के ज्यामितीय माध्य के रूप में की जाती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक होते हैं उसके 3 चीजों में ही गणना की जाती है, एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर किस प्रकार का है वहां का। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केवल 2। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 25। भूमध्य सागरीय प्रदेश में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया भूमध्य सागरीय भूभाग को विश्व के फल उद्यान के यानी फल उद्यान रूप में जाना जाता है। दूसरा दिया है अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पारंपरिक व्यवसाय है। और तीसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास का व्यापक रूप से प्रचलन जो वो है। इन्हें से बताना कि कौन सा सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से बताना आपको कौन सा सही आंसर। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय फल उद्यान के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कि इसमें अंगूर की खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अंगूर की खेती 85% की जाती है, अंगूर की खेती बस इसमें 85% की जाती है। बाकी इसमें किसकी खेती की जाती है, और इसमें बाकी फल जैसे हो गए सेब हो गया, अंगूर हो गया, इन सब की खेती की जाती है। और जो तीसरा पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास का व्यापक रूप से प्रचलन है, ये भी बिल्कुल इसका सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जल संभर यानी कि वाटर शेड प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसमें केवल सतही जल का कुशल प्रबंधन और संरक्षण सम्मिलित है। दूसरा जो है इसमें भंडारण और पुनः भरण संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। और तीसरा जो है सामुदायिक भागीदारी वाटर शेड प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। इनमें से बताना है कौन सा इससे सही है। यह है ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही है। तो जल संभर यानी कि वाटर शेड के बारे में बताना है। तो इसमें केवल शब्द आया, देखिए केवल सतही जल का कुशल प्रबंधन और संरक्षण किया जाता है, ये वाला बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। केवल शब्द है, केवल शब्द ना हो के सतही जल ना हो के जो भरण यानी भूमि का जो जल होता है उसका भी प्रयोग इसमें कुशल संरक्षण किया जाता है, यानी कि पहले वाला तो गलत हो गया। और जो दूसरा है कि भंडारण और पुनः भरण संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है सामुदायिक भागीदारी वाटर शेड प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सामुदायिक भागीदारी उसमें यानी उसमें अपना योगदान नहीं देगा तब तक अपन वाटर शेड यानी वाटर को सुरक्षित अपन नहीं रख सकते। तो इसका यानी सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया इस सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। और जो दूसरा पूर्ण जनसांख्यिकी चक्र के दौरान ग्रामीण खेतिहर जो समाज का नगरीय और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हो जाता है। तो इन्हें बताना है आपको कौन सा सही आंसर। पहला दिया है इसमें कि केवल 1, ए नंबर दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखिए इनमें से सही आंसर यानी जनांकीय संक्रमण। अब जनांकीय संक्रमण क्या कहलाता है, इसमें होता क्या है कि इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए अपन के इसमें जो पहला दिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि उसी का अनुमान लगाने के लिए तो अपन इसका उपयोग करते हैं सिद्धांत का। और जो दूसरा पूर्ण जनसांख्यिकीय यदि चक्र हो गया वो पूरा, तो उसमें क्या होगा कि जो ग्रामीण खेतिहर समाज है उनका नगरीय और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतर हो जाएगा, यानी कि वो गाँव से नगर और उद्योग की तरफ चले जाएंगे। यानी दोनों आंसर इसके सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित धर्मों को भारत में उन्हें मानने वाले लोगों की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला सिख, दूसरा ईसाई, तीसरा मुस्लिम और चौथा बुद्ध। तो इनमें से बताना है कि यानी कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए दिया है 2, 1, 3, 4, बी दिया है 3, 1, 2, 4, सी दिया है 3, 2, 1, 4 और डी दिया है 1, 2, 3, 4। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो अपन देखिए कि सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा यदि जनसंख्या तो वो है किसकी, मुस्लिम की धर्म को मानने के लिए, यानी तीसरा, यानी कि पहला और चौथा तो गलत हो जाएगा। और फिर देखिए कि अपन दूसरे में क्या है, ईसाई है, तो तीसरा और दूसरा किसमें है, केवल सी में है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, ईसाई और उसके बाद सिख और उसके बाद बौद्ध हैं। तो अपन देखिए कि जो भारत में है, भारत में 79%, भारत में अपन देखिए तो 79
0.80% यानी 80% जो है हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और अपन देखें कि जो मुस्लिम को मानने वाले कितने परसेंट है, तो मुस्लिम को कम से कम 14% मानने वाले हैं। 14.23% मुस्लिम के लिए है, और जो 2.30 है ये है ईसाई के लिए। और सिख के जो धर्म है वह 1.72% है। तो इस प्रकार इसके सभी आंसर आपको बता दिए गए। नहीं कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, एक यानी 3 2 1 4 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, पंचम क्रियाकलाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन्हें बताना, पहला दिया है उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले या नीति निर्माता पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। दूसरा है बैंकिंग व विधि परामर्श पंचम क्रियाकलापों के प्रमुख उदाहरण है। तो इनमें से बताना कौन सा ऐसे सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखें कि जो पंचम क्रियाकलाप है ये क्या कहलाता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं होती हैं जो नवीन और वर्तमान जो सेवाएं होती हैं उनको केंद्र में रखती है, वो कहलाती है पंचम क्रियाशील। यानी कि पहला तो इसका दिया है उच्चतम स्तर के निर्णय लेने, बिल्कुल सही है। या नीति निर्माता पंचम क्रियाकलापों को निभाते, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है बैंकिंग व विधि परामर्श पंचम क्रियाकलापों के प्रमुख उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पंचम क्रियाकलाप है इससे नवीन और वर्तमान, तो नवीन में क्या है, इंटरनेट का बहुत यूज हो रहा है, तो यानी बैंक में भी बहुत यूज हो रहा है इंटरनेट का, और विधि परामर्श में भी बहुत यूज हो रहा है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लंबी और धूप युक्त ग्रीष्म ऋतु फलों को आसानी से पकने में सहायता करती है। दूसरा दिया है फलदार वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं जो उन्हें शुष्क मौसम में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। और जो तीसरा दिया है कि कई फलदार वृक्षों की मोटी कठोर छाल अत्याधिक वाष्पोत्सर्जन को प्रतिबंधित करती है। तो इनमें से बताना है कि भूमध्य यानी कौन सा भूमध्य सागरीय प्रदेश में फल उद्यान की कृषि हेतु अनुकूल कारक हैं। अब इसमें दिया है पहला ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1 2 और 3 दिया है। तो अब अपन देखें कि इनमें से जो भूमध्य सागरीय के लिए जो है वो सही क्या है, जो लंबी और धूप युक्त जो ग्रीष्म ऋतु है फलों को पकने के लिए सहायता है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि जो उनकी लंबी जड़ें होती है वो शुष्क मौसम में जीवित रहने के लिए सक्षम होती है, बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दे रहा कि कई फलदार जो होते हैं वृक्षों की मोटी कठोर छल अत्याधिक वाष्पोत्सर्जन को प्रतिबंधित भी करती है ताकि उनमें वाष्पोत्सर्जन होता रहे अंदर, यानी तीसरा भी इसका बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है खनिज, दूसरे में दिया है समृद्ध राज्य दिया। अब पहला दिया है अभ्रक जो है झारखंड है, दूसरा दिया है तांबा राजस्थान, तीसरा दिया है एंथ्रेसाइट कोयला तमिलनाडु। इनमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है या है। ए केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1 2 और 3। तो इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही। तो अभ्रक जो है झारखंड का है, तांबा राजस्थान में पाया जाता है, और जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये तमिलनाडु में नहीं पाया जाता, जबकि ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तो यानी कि केवल इसका 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अब देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से। अब देखिए अभ्रक की बात आ रही और झारखंड में है, तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए झारखंड ऐसा लग रहा है जैसे खंड खंड झार भाई, है ना, खंड खंड झार। क्यों, क्योंकि वहां पे भ्रम ना रहे किसी को, क्या हो, भ्रम ना रहे, यानी अभ्रक यानी तनक सा भी भ्रम ना हो किसी को कि वहाँ पे झरा नहीं, यानी भ्रम यानी हो जाएगा अभ्रक, यानी भ्रम ना रहे किसी को। और जो दूसरा तांबा कहाँ का है, राजस्थान का। इसको कैसे याद करेंगे। देखिए राजा के स्थान में क्या मिलेगा, तांबे की मुकुट जो होती है वो सबसे ज़्यादा राजा ही लगाते हैं, यानी राजस्थान में क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। और एंथ्रेसाइट को कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे कि देखिए बात आई कोयला की, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं, बहुत गोरे लोग होते हैं। तो यानी इसका अपोजिट आप कह देना तो उसको आपको तुरंत याद आएगा कि जो जम्मू कश्मीर में भले गोरे लोग हैं लेकिन इसमें काला यानी कोयला पाया जाता है, इसमें यानी एंथ्रेसाइट कोयला वो केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। तो यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर वृद्धि हो रही है। और जो दूसरा है कि विगत शताब्दी में भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि में कभी गिरावट दर्ज नहीं की गई। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा इसका सही आंसर है। तो अपन देखिए कि इनमें से ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2।
तो इसमें शब्द आया है कि निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी दशकीय से, तो ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि निरंतर वृद्धि नहीं हो रही। अपन यदि देखें कि 1911 में और 1921 में अपन देखें तो इसमें निरंतर वृद्धि नहीं हुई बल्कि इसमें यानी घाटा हुआ है, यानी माइनस का 0.03% कमी हुई है इसमें, तो यानी निरंतर वृद्धि हो रही, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो इसमें आया है शब्द कि विगत वर्ष में भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि में कभी गिरावट नहीं आई, तो ये वाला बिल्कुल इसका गलत है क्योंकि अभी हाल ही में अभी अपन ने बात की थी कि 1911 और 21 में गिरावट आई थी, यानी कि ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। विगत शताब्दी का मतलब कि अभी से पीछे कभी गिरावट नहीं आई, तो यानी कि दोनों भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 10 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य गैर हवाई सेवा अत्यंत सीमित है। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या है? पहला दिया है निम्न जनसंख्या घनत्व के कारण है, दूसरा दिया है कि स्थल परिवहन के अन्य साधनों को सहायता प्रदान करने वाली उच्च महाद्वीपीयता के कारण, और तीसरा जो है निम्न आर्थिक विकास के कारण। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है या है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है केवल 2 और 3। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। तो 10 से 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश उसके बारे में बताना कि जो हवाई सेवा है वो अत्यंत सीमित क्यों है, क्योंकि इसमें निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, पहली बात। और जो दूसरा बता रहा है इसमें जो स्थल परिवहन के अन्य साधनों की सहायता प्रदान करने वाली उच्च महाद्वीपीयता के कारण, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें निम्न महाद्वीपीय है और इसमें जो हवाई है वो नहीं चल पाती इसमें ज़्यादा। और जो तीसरा है इसमें निम्न आर्थिक विकास के कारण, ये भी बिल्कुल सही। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर केवल 1 और 3। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 1 और 3 हो जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। पहला दिया है मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, और तीसरा है छोटा नागपुर प्रदेश, और चौथा है अंबाला अमृतसर प्रदेश। तो इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर इसका सही। तो अब अपन देखें कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो पहला मुंबई पुणे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरा विशाखापट्टनम भी बहुत जरूरी है, और जो तीसरा छोटा नागपुर में भी जो उद्योग है इस्पात लो इस्पात होगा वो भी है, और जो अंबाला अमृतसर है ये गलत है क्योंकि ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र न होकर ये लघु औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। हिमालय में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया जैसी कुछ जनजातियां प्रत्येक ऋतु में ग्रीष्मकाल में मैदानों से पहाड़ों की ओर और शीतकाल में ऊंचा यानी कि पहाड़ों वाले क्षेत्रों से मैदानों की ओर प्रवास करती है। तो इनमें से बताना है कि किस प्रथा का वर्णन इसमें किया जा रहा है। तो पहला है झूमिंग, दूसरा है ऋतु प्रवास, सी है संग्रह, और डी है पशुचारणता। तो इनमें देखें कि अपन जो जनजाति की बात हो रही और ऋतु आ रही, तो यानी इसमें ऋतु तो शब्द आएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऋतु प्रवास हो जाएगा। तो ऋतु प्रवास में होता यूं है कि जो ये जातियां होती हैं ये ग्रीष्मकाल में क्या होती है, मैदान से पहाड़ की ओर आ जाती हैं, और जैसे ठंडी पड़ती है वैसे ये पहाड़ से मैदान की ओर चली जाती हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऋतु प्रवास हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दलहन की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र तिलहन और मोटे अनाज की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र से अधिक है, और दूसरा गेहूं की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है, और तीसरा है जूट की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र कपास की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र से कम है। तो इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही है। ए केवल 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखें कि जो दलहन की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र जो तिलहन और मोटे अनाज की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र से अधिक है, ये बिल्कुल इसका गलत है। और जो दूसरा कह रहा है कि गेहूं की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र जो है सर्वाधिक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि गेहूं ना होकर इसमें धान है। और तीसरा जो है इसमें जूट की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र जो कपास की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र से कम है, तो ये वाला इसका बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 3। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन से देश हिम तेंदुआ रेंज के देशों के भाग हैं। पहला दिया है मंगोलिया, दूसरा दिया है रूस, तीसरा दिया है अफगानिस्तान, और चौथा दिया है भारत। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है। ए नंबर दिया है केवल 2, 3 और 4, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 1, 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और
4। तो इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर इसका सही है। तो अपन देखिए कि जो हिम तेंदुआ के बारे में जो हो रही है इसमें बात, तो ये मंगोलिया में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है, अफगानिस्तान में पाया जाता है और भारत में पाया जाता है। यानी इसके सही आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ये इनके अलावा और भी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि चीन हो गया, भूटान हो गया और कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यानी जितने तान तान वाले हैं सभी जहां तेंदुआ पाए जाते हैं, तासे तेंदुआ तासे तान, तो यानी जितने तान वाले सभी जहां तेंदुआ तो पाया ही जाता है। तो यानी इससे भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोयला भारत की आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो दूसरा है, भारत का अधिकांश कोयला भंडार गैर कोकिंग श्रेणी का है। तो इनमें से बताना है कौन सा ऐसे सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन देखिए कि इसमें जो ऊर्जा जो है कि कोयला भारत की आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये बिल्कुल इसका सही है। और जो दूसरा दिया है कि भारत का अधिकांश कोयला जो भंडार है वो गैर कोकिंग श्रेणी में आता है, ये भी बिल्कुल इसका सही। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले में दिया फसल और वृक्ष, दूसरे में दिया अग्रणी उत्पादक देश। पाम ऑयल यानी कि इसको बोलते हैं ताड़ का तेल, यानी कि तारपिन का तेल, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। जूट जो है बांग्लादेश में और सागौन भारत में। तो इनमें से बताना कि सही सुमेलित कौन से हैं। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो पाम ऑयल यानी कि तारपीन का तेल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये बिल्कुल इसका सही है। और जो जूट है, ये जूट बांग्लादेश में ना होकर ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भारत में पाया जाता है। यानी कि जो जूट है वो बांग्लादेश में ना होकर भारत में पाया जाता है। और जो सागौन है वो सागौन ये बांग्लादेश में भी नहीं पाया जाता है ना भारत में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये पाया जाता है म्यांमार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सागौन जो म्यांमार में सबसे अधिक पाया जाता है। यानी कि इसके दोनों 2 और 3 आंसर इसके गलत हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अब अपन देखें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, प्रवास यानी कि लोगों की केवल रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन की स्थिति में होता है। दूसरा जो है, भारत में अंतिम निवास स्थान के आधार पर अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में महिलाओं का प्रभुत्व है। तो इन्हें से बताना है आपको कौन सा इसका सही आंसर है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखिए इसमें जो प्रवास शब्द आया, प्रवास का शब्द का मतलब इसमें बता रहा कि लोगों के केवल रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन की स्थिति में होता है। तो ये बिल्कुल इसका गलत है। केवल शब्द आया है इसमें और रोजगार शब्द आया है और ग्रामीण से शहरी भी आया है, तो यानी ये बिल्कुल इसका गलत है। क्योंकि जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से ग्रामीण भी हो सकता है, ग्रामीण से शहरी भी हो सकता है और शहरी से शहरी भी हो सकता है। तो यानी कि ये तो गलत हो गया। और जो इसमें केवल रोजगार की तलाश, तो ये भी बिल्कुल गलत है। केवल रोजगार नहीं हो सकता, वो स्थायी रूप से वहाँ रहने गए हों या फिर मौसम बदलने के कारण वहाँ गए हों। तो यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। और जो इसमें दूसरा है कि भारत में अंतिम निवास स्थान के आधार पर अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में महिलाओं का प्रभुत्व है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण आपने देखा होगा कि महिलाएं सबसे अधिक दिख रही थी, यानी रोडों में, सड़कों में, गांव में आने के लिए। तो यानी दूसरा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला है आखेट और भोजन संग्रह, दूसरा है पशुचारण, तीसरा है मत्स्य पालन और चौथा है वानिकी और 5वां है खनन और उत्खनन। तो इनमें से बताना कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्रियाएं मानी जाती हैं। नंबर केवल 3 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी दिया है केवल 2, 4 और 5, डी दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनमें से बताना आपको कौन सा इसका सही आंसर है। तो अब अपन देखिए इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्रिया है वो क्या कहलाती है। प्राथमिक क्रिया का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष क्षेत्र से पर्यावरण पर निर्भर होना, क्योंकि ये जो पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, भवन निर्माण सामग्री और खनिज इत्यादि के उपयोग को संदर्भित करता है।
तो यानी कि इसमें जो आखेट भोजन संग्रह ये भी बिल्कुल सही है। जो दूसरा पशु चारण भी ये भी प्राथमिक क्रिया है। मत्स्य पालन के लिए भी बिल्कुल सही है। और जो वानिकी है ये भी बिल्कुल सही है। और जो पांचवा है खनन और उत्खनन, ये वानिकी शब्द हमने जो टेस्ट नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट उसमें देखा था वानिकी के बारे में। तो यदि आपको जानकारी नहीं है वानिकी की तो आप वहां जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां विषुवत रेखीय प्रदेशों में बागानों की स्थापना में सहायक हैं? पहला दिया है अनुकूल उष्ण और आर्द्र जलवायु, दूसरा दिया है पोषक तत्वों से समृद्ध उष्णकटिबंधीय मृदा, और तीसरा दिया है वृक्ष से संबंधित रोगों की अपेक्षाकृत अल्प समस्या। तो इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है 1 2 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है केवल 1 और 3। तो इनमें से बताना है आपको इसका कौन सा आंसर सही। तो इसमें देखिए अपन की जो विषुवतीय रेखी में है तो इसमें अनुकूल आर्द्र और जलवायु होती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे ठंडक पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे जो अंगूर की खेती है, संतरा की खेती, इन सब की खेती की जाती है। और जो दूसरा के पोषक तत्वों से समृद्ध उष्णकटिबंधीय मृदा पाई जाती है, ये वाला बिल्कुल इसका गलत है क्योंकि जो उष्ण और आर्द्र, तो इसमें होता क्या है जो पोषक तत्व समृद्ध नहीं होते क्योंकि उष्णकटिबंधीय मतलब कि है जो जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि वर्षा अधिक होगी तो पोषक तत्व क्या होंगे, पूरे के पूरे बह जाएंगे, यानी कि दूसरा वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा दिया कि वृक्ष से संबंधित रोगों की अपेक्षाकृत अल्प समस्या होती है, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जब बाढ़ यानी जो पानी आएगा, बाढ़ का पानी आएगा, बहुत सारी जब वर्षा होगी तो उससे क्या होगी, एक से दूसरे वृक्षों को रोग होगा, यानी दूसरा बिल्कुल इसका दूसरा और तीसरा इसका बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर केवल ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में सुर्खियों में रहे ज्वलनशील पदार्थ स्टाइरिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबड़ और लेटेक्स के विनिर्माण में किया जाता है। दूसरा है यह वाहनों के धुएं, सिगरेट के धुएं, फलों और सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और तीसरा है यह अत्यधिक विषैले पदार्थ हैं जो श्वसन प्रणाली पूर्णतः विफल कर सकती है। तो इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर इसका सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है 1 2 और 3। तो इनमें से बताना है आपको कि जो स्टाइरिन है ये सुर्खी में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में अभी हुआ क्या कि जो स्टाइरिन है उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि मान के चलो कम से कम 11 लोग उसमें मारे गए थे। जो स्टाइरिन का यानी जो विस्फोट हुआ था ये कहाँ हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था हाल ही में, अभी कोविड-19 के दौरान हुआ था ये। तो यानी कि इसका जो स्टाइरिन है, स्टाइरिन में क्या होता है, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। और जो स्टाइरिन है इसका फॉर्मूला होता है C8 और H8 होता है। और ये किसका यौगिक होता है, ये जो होता है बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, बेंजीन GGR है ना, तो यानी 6 तो ठीक। और अब अपन देख दिया है पहला कि ज्वलनशील पदार्थ है, ये बिल्कुल सही, इसीलिए कई लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पे, यानी 11 लोग मारे गए थे। और जो दूसरा है इसमें धुआं, सिगरेट ये सब निकलता है, फलों की सब्जी है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है कि इससे आप यानी आपकी जो श्वसन प्रणाली वो पूर्णतः विफल हो सकती है, इसी कारण से वहाँ के लोग मर गए थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। यानी कि तीनों इसके सही हो जाएंगे। आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कई सरकारी कार्यक्रमों से संबद्ध एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रण अधीन एजेंसी है। दूसरा है इसने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY 3 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल के उपयोग की घोषणा की है। तो इसका अपन को बताना कौन सा सही आंसर है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें देखिए अपन कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रशासनिक नियंत्रण अधीन एजेंसी, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि इसने हाल में जो टेक्सटाइल है इसके उपयोग की घोषणा की, ये बिल्कुल इसका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लिग्नाइट कोयले में लगभग 20 से 40% कोयला पाया जाता है। दूसरा है इसमें आर्द्रता और सल्फर का प्रतिशत जो है अधिक होता है। और तीसरा है लिग्नाइट का भारत में कुल कोयला उत्पादन में लगभग 1 से 1.5% है। तो इनमें से बताना कौन सा सही है या है। दिया है 1 2 और 3, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2।
तो इनमें से बताना है कौन सा आंसर इसका सही। तो अब अपन देखें कि लिग्नाइट, लिग्नाइट कौन सा है, ये तीसरी श्रेणी का कोयला है और इसके दो श्रेणी कोयले हैं। पहला है जो एंथ्रासाइड कोयला होता है वो होता है पहला, और जो दूसरा होता है वो बिटुमेंस होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ए और बी से पहले क्या आएगा, ए आएगा यानी एंथ्रासाइड कोयला, और बी फॉर बिटुमेंस कोयला, और फिर उसके बाद जो आएगा वो कहलाएगा थर्ड क्वालिटी का कोयला, तो वो कहलाएगा लिग्नाइट। क्योंकि जो एंथ्रासाइड कोयला होता है इसमें कम से कम 70 से 80% जो होती है वो कार्बन पाया जाता है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइड का कहलाता है। और जो बिटुमेंस होता है वो 60 से 80% तक होता है इसमें, यानी 60 से 70% तक होता है इसमें कोयला, यानी कार्बन जो होता है, जो बिटुमेंस होता है उसमें 60 से 70% तक जो होता है कार्बन पाया जाता है। और जो सबसे लास्ट क्वालिटी का कहलाता है वो कहलाता है लिग्नाइट कोयला, क्योंकि इसमें 20 से 40% कोयला जो कार्बन होता है। और जो दूसरा इसमें, क्योंकि इसमें 20 से 40% क्या होता है कार्बन होता है। दूसरा कह रहे हैं इसमें कि इसमें आर्द्रता और सल्फर का प्रतिशत अधिक होता है, बिल्कुल सही। और जो तीसरा है कि लिग्नाइट का भारत में कुल कोयला उत्पादन में लगभग 1 से 1.5% योगदान है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर ए 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वृद्धि होने में योगदान देते हैं। पहला दिया है जनन दर में गिरावट, दूसरा दिया है जीवन प्रत्याशा में गिरावट, और तीसरा दिया है कार्यशील आयु की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि। तो अपन को बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3 दिया है। तो इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें जो जनसंख्या के वृद्धि होना, यानी इसका मतलब क्या होता है। जनसंख्या का वृद्धि होने का मतलब है कि वह प्रक्रिया होता है जिसके कारण वयोवृद्ध जनसंख्या का भाग अनुपातिक रूप से वृद्धि हो जाता है, वो कहलाता है जनसंख्या के वृद्धि होना। तो अपन देखिए कि इसमें जो जनन दर में गिरावट आती है ये बिल्कुल सही है इसका, और जो दूसरा है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि आती है ये भी सही है। लेकिन जो कार्यशील आयु, मतलब कि कार्यशील कहने का मतलब है जो 15 से 64 वर्ष तक की जो आयु के कहलाते हैं वो आते हैं कार्यशील आयु के अंदर कि जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना, ये बिल्कुल गलत है इसका। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन सा या से सवाना क्षेत्र में पशुपालन उद्योग के निम्न विकास के लिए उत्तरदायी है या है। पहला दिया है अत्यधिक मांस या दूध उत्पादक निम्न गुणवत्ता वाली देसी नस्ल, दूसरा दिया है उष्णकटिबंधीय रोगों की व्यापकता, और तीसरा दिया है कुछ जनजातियों द्वारा मवेशियों को प्रतिष्ठित पशु मानना और उनके वध को निषिद्ध करना। तो इनमें से बताना आपको कौन सा उत्तर सही है। तो ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 1, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखिए कि जो सवाना क्षेत्र में पशुपालन होता है वो क्या है कि वो अत्यधिक कमजोर होते हैं, इसलिए उनका जो मांस होता है और दूध होता है वो बहुत निम्न गुणवत्ता वाला होता है, क्योंकि वो देसी नस्ल होते हैं। तो यानी कि पहला बिल्कुल सही। जो दूसरा है उष्णकटिबंधीय रोगों की व्यापकता होती है, क्योंकि जो उस समय जो होती है, क्योंकि वो बहुत पतले दुबले पतले तो होते हैं, इसलिए उनमें जो रोग होते हैं बहुत जल्दी आ जाता है। तो यानी व्यापकता होती है, बिल्कुल सही। जो तीसरा है कुछ जनजातियों द्वारा मवेशियों की प्रतिष्ठित पशु मानना और उनके वध का निषिद्ध करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है अंतर्देशीय जलमार्ग, और दूसरे में दिया है मूल देश। पहला राइन जलमार्ग जो है जर्मनी का, दूसरा दिया है डैन्यूब जलमार्ग फ्रांस का, तीसरा दिया है वोल्गा जलमार्ग रूस का। तो इन्हें से बताना कौन सा सही सुमेलित है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है केवल 2 और 3। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो राइन जलमार्ग है ये जर्मनी का है, ये बिल्कुल गलत है। और जो डैन्यूब जलमार्ग है ये फ्रांस का, ये भी बिल्कुल गलत है। और जो वोल्गा जलमार्ग है ये कहाँ का, रूस का, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। अब देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे कि जो राइन जलमार्ग है ये कहाँ का, जर्मनी का ना होकर ये है नीदरलैंड का है। तो अपन देखिए इसको, देखिए जो नीदरलैंड, यानी ऐसा लग रहा है जैसे नींद लग गई किसकी, रानी की, यानी रानी, राइन मतलब कि रानी, और नींद लगना यानी नीदरलैंड। तो यानी कि इससे अपन को पता चल जाएगा कि जो नींद किसकी लग गई थी, रानी की नींद, और राइन मतलब कि रानी, बस इसको याद कर लो। तो नींद किसकी लग गई थी, रानी की लग गई थी। और अब जो इसमें दूसरा दिया है कि जो डैन्यूब जलमार्ग है ये कहाँ का है, ये जर्मनी का। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए डैन्यूब और जलमार्ग जर्मनी। तो देखिए जो डैन्यूब है वो क्या करा रहा है, डरा रहा है, क्यों, क्योंकि हम तुमको जला देंगे, यानी जर्मनी कि वो जला देगा, अपनी मनी से जला देगा, इसलिए वो डरा रहा है तुमको कि हम तुमको जला देंगे। यानी डैन्यूब यानी डरा रहा है वो जर्मनी, है ना। तो यानी कि इसका जर्मनी नहीं हो जाएगा। और वोल्गा कहाँ का, रूस का। तो अपन बोलते ना, ओहो बोल गया वो तो बोल गया, अभी तक यानी रूठा था, यानी रूस,
यानी अभी तक वो रूठा था लेकिन अब बोल गया, बोलते ना अब बोल गया वो, क्यों? क्योंकि अभी इससे पहले वो रूठा था लेकिन अब तो बोल गया ना वो, यानी बोलगा, यानी कौन बोलगा? जो रूठा हुआ था पहले से, यानी रूस हो जाएगा। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में लॉस्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जो आपदा, संघर्ष और हिंसा के कारण बच्चों के आंतरिक विस्थापन का पैमाना प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, यानी किसके द्वारा की जाती है? ए यूनिसेफ द्वारा, बी यूनेस्को द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा और डी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो अब अपन देखें कि इनमें से जो बच्चों के बारे में बात किस में होती, वो होती है सिर्फ और सिर्फ यूनिसेफ में होती, यानी कि आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व विश्व में सर्वाधिक है, और दूसरा दिया है अफ्रीका में अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई विश्व में सर्वाधिक है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है कौन सा है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखिए कि इसमें से सही आंसर इसका क्या, कि जो उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व विश्व में सर्वाधिक है, ये बिल्कुल सही, क्योंकि जो विश्व में जितनी यानी जो सड़क का मार्ग है, सड़क मार्ग है, वो उसका 33% जो है वो उत्तरी अमेरिका बस में है, सबसे ज़्यादा, यानी कि 33% कहाँ? उत्तरी अमेरिका, यानी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है अफ्रीका में अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई विश्व में सर्वाधिक है, तो विश्व में जो है वो अफ्रीका ना होकर इसमें है एशिया है, तो यानी कि दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपकी इस वीडियो से जो भी संबंधित राय हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।